नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। कल छठे चरण की 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होना है, जहां बीजेपी ने 2017 में उनमें से 46 सीटें जीती थीं। छठवें सातवें दौर को जोड़ लें तो कुल 111 सीटें ही बची हैं जिन पर मतदान होना है। यानी जंग आखिरी दौर पर पहुंच गई है, वो दौर जहां करो और मरो की स्थिति बनी हुई है। जिसने जितने ज्यादा गढ़ों पर कब्जा कर लिया, सत्ता उसी के हाथ होगी। पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं। ऊपरी तौर पर देखें तो यहां जातियों की गोलबंदी है, जातियों की रहनुमाई का दम भरने वाले दल और उनके नेता भी हैं। ये दल भी भगवा और समाजवादी खेमों में बंटा हुआ है। जाति आधार पर बने इन दलों को यकीन है कि उनके साथ पूरी बिरादरी है, पर ऐसा भी नहीं है। करीब से देखें तो बहुत से सवाल हैं, बहुत से उलझाव हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कभी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के, जो कि अब समाजवादी पार्टी में हैं और कुशीनगर के फाजिल नगर से प्रत्याशी हैं। उनके काफिले पर हमले से नई हलचल पैदा हो गई है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा प्रचार में जुटे थे, जहां दोनों के काफिले का सामना हो गया और दोनों तरफ के समर्थकों में विवाद हो गया। इसके बाद देखते ही देखते तोड़फोड़ और मारपीट शुरू हो गई। हमले के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य काफी गुस्से में नजर आई। जो बीजेपी से सांसद हैं, अब तक पिता से दूरी बनाकर चल रही संघमित्रा उन पर हमले के बाद धर्म संकट में फंस गई। चर्चा यह भी हो रही है कि पिता पर हमले के बाद जिस तरह वो बीजेपी नेताओं पर गुस्सा हैं, कभी भी पार्टी छोड़ सकती हैं। संघमित्रा ने कहा कि बीजेपी जो शांति और दंगा मुक्त शांति का बात करती, शांति है प्रदेश में, उसके शासनकाल में दंगा मुक्त है प्रदेश। उसके प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को इन हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी। और क्या कुछ कहा संघमित्रा ने, आपको भी सुना देते हैं। आपको बता दें, संघमित्रा जो हैं काफी नाराज नजर आई कल। अभी तक वो शांत थी क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उन्होंने तो पार्टी छोड़ी थी, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन संघमित्रा बदस्तूर बीजेपी में रही और उन्होंने कोई पार्टी साइडलाइन से हटकर स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन जब कल उनके पिता पर हमला हुआ तो वो काफी नाराज नजर आई, काफी गुस्से में नजर आई और जो प्रत्याशी है उसको लेकर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। यहां तक भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अब जहां एक तरफ ये चर्चा होने लगी संघमित्रा मौर्य जो हैं वो पार्टी जो है छोड़ सकती हैं, ऐसी भी चर्चाएं हैं। इस वक्त बहुत चरम पर है छठे चरण में जो 10 जिलों की 57 सीटें हैं और ये सीटें वो हैं, पूर्वांचल के सारे जिले शामिल हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में छठे फेज में गोरखपुर सदर से और गोरखपुर बस्ती मंडल के इसमें 7 जिले शामिल हैं। तो संघमित्रा मौर्य जो हैं काफी नाराज नजर आ रही हैं, खुलकर अब वो अपने पिता का समर्थन कर रही हैं। एक बार आपको सुना देते हैं संघमित्रा मौर्य ने कल क्या कहा जब उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ। हमला हुआ है ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी
जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया। और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो उनके काफिले पर हमला हुआ है, जिसके बाद संघमित्रा काफी नाराज हैं। फाजिल नगर की जो सीट है उस पर भी कल वोटिंग होनी है। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़ों का बड़ा नेता के तौर पर जाना जाता है। क्या इसका असर बाकी जगहों पर भी होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। जातियां कितनी महत्वपूर्ण है उस पर भी बात करेंगे। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आलोक भदौरिया हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, काफ़ी वर्षों का आपको अनुभव है। तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके जो एजेंडे हैं उसको आप भली भांति बाखूबी समझते हैं, जानते हैं। सर स्वागत है आपका। के विक्रम राव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अखबार से लेकर टेलीविजन, डिजिटल कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपने सेवाएं दी हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, काफ़ी सारा आपको अनुभव है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा पीएन द्विवेदी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, खासा अनुभव है। ज़मीन के जो मुद्दे होते हैं उनको आपने बेबाकी से उठाया है, काफ़ी सारा अनुभव है आपको। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अजय जी ने भी अखबार से लेकर डिजिटल टेलीविज़न की जो दुनिया है वहाँ पर काम किया है, काफ़ी आपको अनुभव है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ एमडी सिंह जुड़ गए, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। एमडी सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत हम एमडी सिंह जी आप ही से करेंगे। जो ये कल हमला हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य पर, आज कल जो है जो छठे फेज में इलेक्शंस है वहाँ फाजिल नगर की सीट भी है। फाजिल नगर सीट के अलावा क्या ये जो संघमित्रा मौर्य खिलाफत कर रही है बीजेपी प्रत्याशी की और बीजेपी को लेकर तमाम सारी उन्होंने बातें की, कितना असर डाल सकता है कल की वोटिंग में? देखिए शैलेंद्र सर, योगी सरकार जो बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसके विरुद्ध एक स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी चल रही है पूरे प्रदेश में। क्योंकि जो संकल्प पत्र में इन्होंने 2017 में कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और सबका साथ सबका विकास, तो किसानों को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। डीजल के दाम बढ़ा दिए, खाद के दाम बढ़ा दिए, लागत बढ़ गई और बाजार में जब फसल आती है तो उसका उचित दाम किसानों को नहीं मिल रहा है। इसका नतीजा हुआ कि 1.5 करोड़ किसान मजदूरी करने मजदूर बन गए किसानी छोड़कर, तो बुरा हाल कर दिया। तो पब्लिक में आक्रोश है, पब्लिक में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। जनता परेशान है महंगाई से, जनता परेशान है बेरोजगारी से। आज 4 करोड़ बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। तो ये एक आक्रोश है और जनता बदलाव चाहती है। इसमें जाति नहीं बल्कि सर्व जाति के लोग, जो विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, क्योंकि इस सरकार में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो मध्यम वर्ग में थे वो गरीब पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। क्यों? इनके मिसमैनेजमेंट। योगी जी ने कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया। ही हैज नॉट मेड एनी एफर्ट टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कॉमन पीपल। तो उसका कोई इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं।
तो पब्लिक में आक्रोश है, पब्लिक इससे छुटकारा चाहती है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और वो आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये लोग कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की गुंडा पार्टी है, ये देखिए साबित हो गया है। जिस तरह से इटावा में आपने देखा एसपी को थप्पड़ मारा था भाजपा के एक नेता ने, जिसका बाद में इन्होंने पद और बड़ा कर दिया। तो जनता एकदम पूरी तरह से सफाया करने जा रही है। ये आक्रोश में इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। एमडी सिंह जी, अब यूपी चुनाव में जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनकी भी एंट्री हो गई है। क्या लगता है उनके आने से क्या फायदा मिलने वाला है समाजवादी पार्टी को, कि टीएमसी बहुत ज्यादा यहां प्रभाव नहीं डालती है? क्या लगता है पूर्वांचल के कई जिलों में उसका प्रभाव है? शैलेंद्र सर, माननीय ममता बनर्जी जी एक नेशनल स्तर की वरिष्ठ नेता हैं और उनके आने से समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के लिए वो आ रही हैं, समर्थन दे रही हैं, उसके लिए हर कार्यकर्ता पार्टी उनका स्वागत करती है और थैंक्स करती है। ठीक है, तो हम अजय कुमार जी के पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, अब जो कल छठे फेज में इलेक्शन है, 10 जिलों की 57 सीटें हैं। अगर पिछली बार की तुलना करें 2017 में, जहां 46 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार कितना अलग है? इस बार का चुनाव कितने जातिगत समीकरण हैं और बाकी मुद्दे हैं? जातियों की अगर बात करें, जातियां कितना अहम हो जाती हैं छठवें फेज में? देखिए, छठे चरण का चुनाव उसी तरह है जिस तरह आप ये देखिए कि पिछले चरणों के चुनाव हुए। अब किला भेदना है, चाहे वो योगी जी का किला हो या मोदी जी का किला, ये दोनों किले अभी भेदने हैं भारतीय जनता पार्टी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सवाल है, अब वो कार्यकर्ता उनका नहीं रह गया जो 2017 में था। आज का कार्यकर्ता कहता है कि हमारा ख्याल नहीं किया गया है। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि हमारे कार्यकर्ता ना तो कचहरी जाएंगे और न थाने जाएंगे। तो उनके अंदर ये रहा कि कार्यकर्ता आज भी, अभी देखिए पिछले दिनों अगर आपको याद होगा तो अच्छे अच्छे विधायक मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते, लेकिन खैर वो एक अलग की बात है। अब चाहे वो गोरखपुर का चुनाव हो या 7वें चरण में वाराणसी का चुनाव हो, इस चुनाव में आप ये समझिए 57 सीटें हैं जिन पर कल मतदान होगा। 10 जिले हैं, सारे महत्वपूर्ण जिले हैं। इनमें 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। अब ये 46 की 46 वापस आती हैं, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा है। मैं कई जिलों में गया, विशेषकर गोरखपुर में गया और मैंने लाभार्थियों से पूछा, मैंने कहा ये बताइए आपको मुफ्त राशन मिला है, आपको सिलेंडर मिला है, शौचालय बने हैं, आप किसको वोट देंगे? तो कहने को महिलाएं कहती हैं कि भैया राशन तो मिल गया है, लेकिन सिलेंडर देखो कितने का है, हमका मुफ्त मदीन रहा है, अब 1000 रुपया लागत है। तो अब इस तरह की धारणा, ये फ्री की जो परंपरा पड़ी है, इससे भी मतदाताओं के अंदर एक बहुत वैसी चीज आ गई, लालच की। अब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मैं बात करूंगा, पन्ना प्रमुख उन्होंने बनाए। पन्ना प्रमुख, एक एक पन्ने के प्रमुख को 5-5 हजार रुपए इसलिए दिए जा रहे हैं कि मतदान के दिन आपको वोटर घर घर से निकाला। एक समय था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लैया चना खा करके गली गली में अपने वोटरों को निकालता था। आज उसकी यह हैसियत हो गई, उसे पैसा देना पड़ रहा। पार्टी के कार्यकर्ता को उम्मीदवार पैसा दे रहा है निकालने के लिए, यह स्थिति है। अब छठा रण है, कौन विजयी होगा? अभिमन्यु चक्र भेद रहे हैं, चक्रव्यूह को भेद करके वो कितना आगे जाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, 10 तारीख को बताएगा। लेकिन आज का मतदाता ओकल हो गया, खुलेआम कहने को तैयार हो गया है कि हम किस पार्टी को वोट देंगे। पहले 17 में या 12 में मतदाता से पूछो, कहता समय आने पर मैं बताऊंगा।
लेकिन आज ओकल हो गया, चाहे भारतीय जनता पार्टी समर्थक हो या गठबंधन समर्थक हो, दोनों खुल करके बोल रहे हैं। लेकिन वह मैं कह रहा हूं कि 2017 जैसी स्थिति इस बार रहेगी, इसमें संदेह है। 2 मिथक है मुख्यमंत्री जी ने तोड़े। एक मिथक उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने तोड़ा है कि नोएडा जो गया वो तत्काल नहीं हटा। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी नोएडा 2 बार गए, 3 बार गए और उनकी कुर्सी खतरे में नहीं पड़ी। लेकिन एक मिथक और है, 1947 से लेकर के आज तक कोई भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार रिपीट नहीं हुआ। लगातार मैं इसलिए कह रहा हूं कि मायावती का एक कालकाल ऐसा रहा है कि जिसमें एक बार वो बनी है, फिर 6 महीने राष्ट्रपति शासन रहा है, उसके बाद आई। लेकिन लगातार, चाहे आप ये समझिए सीबी गुप्ता रहे हो, गोविंद बल्लभ पंत रहे हो या कमलापत्र, कोई भी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रिपीट नहीं हुआ। अब ये आने वाला समय बताएगा। योगी जी नोएडा वाले मिथक को तोड़ चुके हैं। गोरखपुर से कल उनके यहाँ मतदान है, अब वो मुख्यमंत्री बनते हैं। उस मिथक बिल्कुल, मिथक जो तोड़ा है वो क्या कामयाबी दिलाएगा, इसको लेकर भी लोगों की नजरें बनी हुई। हमारे साथ के विक्रम राव जी जुड़ गए हैं। के विक्रम राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। धन्यवाद। के विक्रम राव जी, अब जो कल मतदान होने छठे फेज में, कैसे देखते हैं? जातियां कितनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कल के फेज में, जो जिले हैं, जो सीटें? एक तो ये प्रतिशत की बात है, स्वाभाविक है, ज्यादा प्रतिशत हुआ तो सरकार के खिलाफ है, बदलाव के लिए है। अगर उतना ही पड़ा या कम हुआ, लोग उपेक्षित है, लोगों ने उपेक्षा की है, रुचि नहीं ली है, कोई बदलाव नहीं चाहता है। ये तो जो आम चुनाव में होता रहा है, ये निर्भर करेगा कल प्रतिशत पे कैसा हो। जैसे पश्चिम में या पिछले चौथे राउंड में काफी अच्छे वोट पड़े, 60 तक गए, इसका मतलब जाहिर है बदलाव के लिए। लेकिन यहाँ 2-3 लेकिन के विक्रम राव जी, अगर प्रतिशत से ये आकलन लगाया जाए कि जो बदलाव का इशारा देता है, लेकिन अगर 2017 की बात करें, 2019 की बात करें, तो जो प्रतिशत है वो बढ़ा है। 2014 से ज्यादा 2019 में वोटिंग हुई, 2017 में 2012 से ज्यादा वोटिंग हुई। लेकिन बदलाव अगर की बात करें तो 19 में बीजेपी आई। कुछ जगह मैं कह रहा, जहां जहां ये प्रतिबिंबित हुआ है ज्यादा पोलिंग, मतलब परिवर्तन। लेकिन मुझे कुछ ये बात कहने दीजिए, आज जो संघमित्रा का दिखाया आपने, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो पिता से अलग थी और चुनाव में शायद आने वाली नहीं थी। लेकिन पुत्री का पिता के लिए आना, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के आने के बाद यादव परिवार में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह आया था यादव बेल्ट में। उसी से तुलना करें, अगर बेटी जो भाजपा में है अपने अलग हो जाती तो उसका असर पड़ता वोटर्स पे भी, कम से कम 4-5%, जो बहुत होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत बड़ा वर्ग अब क्या गया है लाभार्थियों का, इसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लाभार्थी कम से 28 से 30% है, जो पूरा माहौल बदल सकते हैं। और ये कहना कि लाभार्थी लोग बदल जाएंगे, वोट रह देंगे, मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई इतना कृतज्ञ अभी वोटर नहीं हुआ है कि फायदा उठाए और फिर बदल जाए। खासकर महिलाएं, तो जहां जब महिलाएं रही है, राशन का इन सब को काफी असर पड़ा है। और ये एक नई चीज पैदा की है भाजपा ने। अब इसकी तुलना मैं करूं आपसे, आपके सामने, कि अखिलेश यादव ने परसों अनाउंस किया कि उसकी सरकार 5 साल तक देगी। जो भाई 5 साल देगी, कहाँ से संसाधन आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? क्या वर्ल्ड बैंक से लेके आएंगे क्या? भारत सरकार तो ज्यादा देगी नहीं, तो हॉस्टल विपक्षी सरकार है यार, तो कहाँ से पैसे आएंगे? तो ऐसा वादा करे, मखौल एक झूठ बोल रहा है कि 5 साल तक हम देंगे। तो सवाल यह है कि इसलिए भाजपा ने बुद्धिमानी का काम किया है, एक जनवादी काम किया है,
इसका लाभ तो कई मायने में उसको होगा ही, लेकिन मुझे लगता है जो भीड़ आ रही है ये कोई मापदंड नहीं हो सकता है किसके लिए कौन है। लोग इसी को मान रहे हैं कि अखिलेश यादव में बहुत भीड़ आ रही है। ये केवल प्रत्यक्षदर्शी हो सकते हैं, लोग तमाशाबीन हो सकते हैं, कुछ समर्थक हो सकते हैं, कुछ लोग सुनने आ सकते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। कभी एमडी सिंह जी हमारे साथ बने समाजवादी पार्टी से। एमडी सिंह जी, जैसा कि के विक्रम राव जी ने कहा कि एक बात उन्होंने की, अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव आ गए जो 2017 के पहले पार्टी से अलग हो गए थे। उसका कितना फायदा मिल सकता है? और संघमित्रा जो खुलकर अपने पिता के समर्थन में आ गई, जो समाजवादी पार्टी में है, उसका भी फायदा मिल सकता है। लेकिन दूसरी बात, जो फ्री राशन वाली बात अखिलेश यादव ने कही है, आखिर ये राशन देंगे कैसे, उस पर भी सवाल है। शैलेंद्र सर, राशन की बात बीजेपी हर मोर्चे पर उठा रही है, जबकि ये सच्चाई है कि आज देखिए जो सिलेंडर गैस 400 रुपया का था वो 1000 का 600 रुपया सिलेंडर में इन्होंने बढ़ाया। और व्यक्ति राशन, अरे भाई जिसका बच्चा पढ़ के जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, आप उसको राशन दे रहे हो, और गरीबों को आप राशन दे रहे हो, उनके बच्चे उसमें क्या उस राशन से पढ़ लेंगे? और राशन को पकाना पड़ता है, उसके लिए गैस चाहिए, गैस इतनी महंगी कर दी। तो एक तरफ से आप जो है एक जेब में थोड़ा सा डाल रहे हो, दूसरे जेब में धीरे से आप जेब से पैसे निकाल रहे हो आम जनता से। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, तो इसका कोई पब्लिक इसको मजाक समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी उस नीति पर चल रही है कि जनता को इतना निचोड़ दो कि जिंदा रहने को ही विकास समझे। आज स्थिति है कि लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए, आप उनको राशन दे रहे हो, 5 किलो राशन दे रहे हो, क्या उनसे उनके बच्चे पढ़ लेंगे? क्या उनके जीवन का स्तर उठ जाएगा? क्या उनके और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाएंगी? पब्लिक में बहुत जबरदस्त नाराजगी है इस सरकार से। लोगों ने उम्मीद की थी कि ये सरकार जनता का जीवन स्तर उठाने के लिए कुछ कार्य करेगी, जॉब क्रिएशन के लिए कुछ एफर्ट करेगी, महंगाई कम करेगी। और इन्होंने कहा था सबका साथ सबका 80-20 की बात कर रहे हैं, 80-20 की बात कर रहे हैं योगी जी। सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, 80-20 क्या मतलब? ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता इतना आक्रोशित है क्योंकि 2 करोड़ लोग जो मध्यम वर्ग में थे वो उनको ढकेल दिया गया नीचे, गरीबी रेखा के नीचे। तो लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। इसमें जाति, हर जात के लोग हैं, मध्यम वर्ग और गरीब पूरी तरह से खुद जो है इसको सफाया भारतीय जनता पार्टी से निकाल पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है। और एक लहर है जो अब सुमान जैसे जैसे पूरब जा रहा है, पूर्वांचल तरफ एक समझे सुनामी में परिवर्तित हो रहा है। कोई नहीं रोक पाया, चाहे कितना गुंडाई कर ले। एक गुंडाई जो कर रहे हैं ये खुद जो है इस बात को साबित कर रहा है कि ये लोग जो है हताशा में है, भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो इसलिए, और देखिए शिक्षा में पूरी तरह से फेल रही योगी सरकार। इनके पास कोई विजन नहीं था, तमाम बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं थे, कोई ऐसा प्लानिंग नहीं इन्होंने करी जिससे बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाए ऑनलाइन। फीस पूरी स्कूल वाले लेते रहे। ये पूरी पूंजीपतियों की सरकार है। जहां तक ये सिलेंडर वाली बात होती है, उज्ज्वला योजना शरण जी, उसमें वही अंबानी वाली पॉलिसी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। कॉर्पोरेट के हिसाब से चल रही है सरकार कि वही सिम फ्री दे दो और रिचार्ज महंगा कर दो। भाई इन्होंने जो है सिलेंडर फ्री दे दिया और रिफिल महंगा कर दिया। तो पब्लिक ये समझती है ये मार्केटिंग कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा खींचने के लिए। सरकार पूंजीपतियों की, कॉर्पोरेट्स की सरकार है। आप देखा बजट में आपका, दे हैव डिक्रीज द कॉर्पोरेट टैक्स बट दे हैव डन नथिंग फॉर द मीडियम अर्निंग पीपल। इन्होंने कोई स्लैब में इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं की, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। और इस दौरान ये कहते हैं कि हमारा परिवार पूरा प्रदेश है, पूरा देश है। अरे भाई पूरा देश है, पूरा देश प्रदेश जब आपका परिवार है, मोदी जी, योगी जी आपका, तो आप जो है आम जनता की संपत्ति तो बढ़ी नहीं, कमाई बढ़ी नहीं, लेकिन अंबानी अंडानी की इनकम आप देखिए ड्यूरिंग द कोविड उनकी इनकम कितने गुना बढ़ गई, कितने लाख करोड़ उनकी इनकम बढ़ गई। तो आप जो है ना, आप उनके परिवार के सदस्य हैं। पूरी जनता आपके परिवार नहीं है, आपके परिवार अंबानी अडानी है। जो लाभार्थी का जिक्र हुआ है कि लाभार्थी जो हैं क्या वो वोटों में तब्दील होंगे, या फिर जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां जनता नाराज भी, उसका फायदा क्या विपक्षी पार्टियों को मिलता है, इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in the जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं कल छठे फेज में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। और अब जो जिले हैं, चाहे वो छठवां फेज हो या फिर आखिरी 7वां फेज, अब सारे जिले पूर्वांचल के हैं और तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी जातियों को लेकर जो मुद्दे उनको प्रमुखता से उठाते हैं। तमाम नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, कुछ बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। क्या कितना फर्क डाल पाएंगे वोटिंग में, इसी पर हम बात कर रहे हैं। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय कुमार जी, आप ही के पास आएंगे। जैसा कि ब्रेक से पहले जैसा एमडी सिंह जी ने कहा कि जो लाभार्थी हैं उनमें नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश भी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जनता नाराज नजर आई। चाहे कोरोना काल की बात करें, लोगों को बेड, ऑक्सीजन नहीं मिला, हालांकि सरकार ने अपनी तारीफ और पीठ भी थपथपाई कि हमने वैक्सीनेशन जो किया वो फ्री किया, तमाम लोगों को वैक्सीन मिली, उसका फायदा पहुंचा। और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या ये मुद्दे हावी सकते हैं लाभार्थियों पर? अजय कुमार जी। शैलेंद्र जी, बात बिल्कुल सही है आपकी कि कोरोना के जो टीके लगे किसी जात विशेष पे नहीं लगे, सबको लगे, एक साथ लगे हैं। और यहाँ तक कि आखिरी डोज भी, बम्पर डोज जिसको बोल लीजिए, वो तक लग चुकी है, उसका लाभ मिला है और लोगों को मिला है। लेकिन जहां तक मुफ्त वाली बात है, फ्री में राशन देने वाली बात है, मैं आदरणीय विक्रम राव जी मुझसे बहुत वरिष्ठ है, मैंने अपने यही लखनऊ में देखा, चाहे वो बिल्लोचपुरा हो, चाहे चौक हो, वहां की महिलाओं से जब मैंने पूछा कि तुमको मुफ्त राशन मिला है ऑन द डे, अब 3 तारीख को, जब उनकी 23 तारीख को यहाँ वोटिंग थी, मैं गया, क्षेत्र में गया, लोगों से पूछा, बोले भैया मिला है, लेकिन हम वोट तो हमारे घर वाले जिनको कह रहे हैं हम वहीं जाएंगे। और उन्होंने लाइन लगा करके वोट दिया। तो अब वो कहाँ वोट दिया, क्या दिया, मैं समझता हूं कि जो मुफ्त का राशन उनको मिला है उसको ध्यान न दे करके वो अपनी जात पर, अपनी मजहब पर उन्होंने वोट किया। यही इन जो पूर्वांचल के जहां 10 जिलों में चुनाव होना है, 57 सीटों पर, यहाँ भी जाति महत्वपूर्ण रहेगा। कोई ये, अब जहां तक मुफ्त की बात है, अब अखिलेश यादव ने भी दावा कर दिया कि उनकी सरकार बनेगी तो 5 साल तक वो देंगे। ठीक है, अब जब मुफ्त का चलन हो गया, 200 यूनिट बिजली दिल्ली में दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, तो आखिर ये मुफ्त की परंपरा क्यों डाली जा रही, क्यों आदमी को आलसी बनाया जा रहा है? तो मैं तो समझता हूँ इसका असर जातीय समीकरण, जहां इन छठे फेज का चुनाव है, वहां जाति आधारित, अब देखिए सुभाषपा एक जात की पार्टी है, वो ले रही है। इसी तरह निषाद पार्टी, अब जब जातियों पर आधारित पार्टियां
वहां पर खड़ी हैं, तो वहां मैं नहीं समझता हूं कि इसका कोई लाभ वहां मिलेगा। हाँ, महिलाओं में है, वाराणसी में महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि हाँ हम सत्ता पक्ष को ही वोट देंगे, लेकिन बहुत से जगह, अभी मैं गोरखपुर गया, गोरखपुर में कार्यकर्ताओं की नाराजगी, मैं तो दंग रह गया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार इतना नाराज क्यों है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं। कभी मैंने नहीं सुना कि पन्ना प्रमुख को एक एक पन्ने का वोट निकालने के लिए पैसे दिए जाए। आखिर पहली बार मैं देख करके दंग रहा। अब फील्ड में मैं गया हूं, मैंने देखा है, लेकिन अब पूर्वांचल का रिजल्ट क्या आता है। 57 सीटें हैं, 46 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। ईश्वर करे ये वापस आ जाए, मैं तो यही कहता हूं। लेकिन कैसे वापस आएंगी, क्योंकि एक ही बात मैं बताऊं कि विधायकों से संपर्क इस सरकार में मुख्यमंत्री का नहीं हो पाया। एक प्रमुख सचिव का पीए बार बार फोन करके नाराज और रुष्ट भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कहता था, भाई मुख्यमंत्री ने आपसे फीडबैक मांगा, तो उन्होंने कहा क्या आप मुख्यमंत्री मुझसे बात नहीं कर सकते? उनका नहीं। अजय कुमार जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, हमने पहले भी देखा कि कई सारे विधायक जो थे मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी ऐसा हो कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ही उनके विधायक और 100 से ज्यादा विधायक थे विधानसभा में बैठे हो, 100 से ज्यादा विधायक। शायद हालांकि बाद में बीजेपी ने उसको जो था डैमेज कंट्रोल कर लिया। लेकिन क्या लगता है कि अभी भी वो नाराजगी बनी होगी? हालांकि टिकट्स भी जो हैं वो भी कटे हैं कई लोगों के। देखिए, नाराजगी कार्यकर्ताओं की है। जो विधायक थे उनके लिए तो कोई नाराजगी और गैर नाराजगी की बात नहीं है। जब योगी जी पहले दिन बने थे, उन्होंने ही कह दिया था मेरा कार्यकर्ता न थाने जाएगा और न कचहरी जाएगा। अरे भाई, कार्यकर्ता अगर अपने समर्थक का काम कराने नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? उसकी तो पूछ खत्म कर दी। मैं अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को जानता, घर बैठ गए, उनका भाड़ में जाए। मैं कोई सिफारिश करने जाता हूं, मेरी सुनता नहीं कोई, वो तो कहता योगी जी ने मना कर दिया। तो अब पहली बार मैंने देखा शासन चलाने का काम राजनीतिज्ञों का होता है, लेकिन पहली बार, क्षमा करेंगे आदरणीय विक्रम राव जी बैठे हैं, पहली बार इस शासन काल में ब्यूरोक्रेट्स ने शासन चलाया है और मुख्यमंत्री से उनके मंत्री तक नहीं मिल पाते थे। अब ये है, क्या होगा ईश्वर चाहता। हम तो कहते हैं फिर से योगी जी लौटे, उस मिथक को तोड़े कि लगातार दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार शपथ ली हो। बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी मिथक टूटता है यानी। के विक्रम राव जी, अगर हम थोड़ा पहले जाएं, इलेक्शन से ठीक पहले तमाम जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, दारा सिंह चौहान की बात करें, ये तीनों बड़े नाम रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, पिछड़ों अति पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं। और जो पूर्वांचल के अब जिले शामिल हैं, जो बचे हैं 6, 7वें फेज में, यहाँ पिछड़ों अति पिछड़ों का वोट बैंक ज्यादा है। कितना असर डालेगा इस बार चुनावों में? शैलेंद्र जी, ये जरूर पहलू है जिस पे गौर करना होगा, देखना होगा। अब राजनीति शास्त्र के छात्र होने के नाते मैं ये मानता हूँ, जो आदमी 3-4 साल पार्टी में रहा, उसके मैनिफेस्टो से प्रतिबद्ध था, पार्टी का विश्वास था, वो आदमी आयन वक्त पे निजी कारणों से पार्टी बदल दे तो अशोभनीय है। ये अपने मतदाताओं के साथ द्रोह है, ये नहीं करना चाहिए। घर बैठ जाइए, लेकिन मतदाताओं को सम्मान करना, क्योंकि मैनिफेस्टो एक करार है वोटर में और विधायकों में। जो विधायक उसको लागू नहीं कर सकता है, उसे कोई हक नहीं राजनीति में रहने का। तो किस लिए आया वो? सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपना अमाउंट बढ़ाने के लिए। ये टूटना चाहिए, ये परंपरा टूटनी चाहिए। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा शैलेंद्र भाई, इस बार एक अब रिपोर्टर रहा, कई 12 विधानसभाएं, कम से कम 7 लोकसभा कवर की मैंने अपने पत्रकारी जीवन में। जो एक बड़ी दुखद बात लगी, हमारे साथियों ने समग्रता से रिपोर्टिंग बहुत कम की। हम लोगों को संपादक के आदेश होते थे, कोई भी पक्ष छूटने नहीं चाहिए,
और हर एक का नजरिया प्रतिबिंबित होना चाहिए हमारी रपट में। अब मायावती के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी नेता नहीं लगी वो कभी भी, लेकिन बहुत देर से भी निकली हूँ, लेकिन फिर भी वो एक नेता है, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका पहले 3 हफ्ते में कोई जिक्र ही नहीं। एक विचारधारा उनकी है, सही या गलत मैं उससे सहमत नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे हक है अखबारों में मीडिया में आने का, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि रह चुकी है और है भी। तो ये मुझे बहुत दुखद हुआ कि कई अखबारों ने मायावती को उपेक्षा की, जो नहीं करनी चाहिए। आपको पता शैलेंद्र भाई, कम से कम 8-10% वोट मायावती के फिक्स्ड मिले हैं और 8-10% वोट से वारा दहरा हो जाता है। जहाँ उसने एक बात हर जगह कही, उसने जहाँ जहाँ हाथी नहीं है वहाँ आप इसको साइकिल को हराइए, रिपीट साइकिल को हराइए। क्या मतलब इसके, क्या हमारे जो वोटर्स हैं वो फलाना को वोट, लेकिन के विक्रम राव जी, उसके बाद पार्टी ने कहा कि जो लेटर वायरल हुआ था जौनपुर की अगर बात करें, उसके अलावा एक और 2 सीटें थी जहां पर ये लेटर वायरल हुआ है कि हमारे प्रत्याशी कमजोर हैं, वहां पर सपा को जिताइए। बाद में इस पर कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है, इस पर मत जाइए, किसी की शैतानी है, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। मैं चिट्ठी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मायावती के भाषण की बात कर रहा हूँ, जो पश्चिमी उत्तर में कहा इसने, मैंने सुना भी आया चैनल में, जहाँ हाथी नहीं है दीजिए। क्यों? ये केवल इसलिए इनको नाराजगी, इसको अपनी नाराजगी है कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी से। खैर, एक तो ये, दूसरा है जो हम लोग समझ चल रहे हैं कि मुसलमान लोग एक झुंड प्रवृत्ति है और झुंड प्रवृत्ति को वोट देते हैं। ठीक है, होता रहा है, पाकिस्तान ऐसे ही बना था झुंड प्रवृत्ति करे, लेकिन अब काफी सुधार हुआ है। और ये वैसी ये बहुत जहरीला आदमी है। मैं हैदराबाद में था, मैं सुन चुका हूँ इसको, इसके पिता को सुन चुका हूँ। ये आदमी बहुत नुकसान करता है, भला तो नहीं कर सकता। इसे जिस ढंग से मुसलमानों को बरगलाया है, अगर 3-4% काटने में सफल हो गया तो बड़ा असर पड़ेगा वोटिंग पैटर्न। और तीसरा, जो मुद्दे हुए हैं, जानवरों का मुद्दा बहुत बढ़िया था, विपक्षी इसको उठा सकते थे, उठाया भी, लेकिन पांचवें दौर के आते आते कई जिलों से ये समस्या हल कर देंगे, उनको हटा देगा, बंद कर देगा। लेकिन ये एक जबरदस्त मुद्दा हो सकता था पूरे उसके लिए कि 4-5 लाख में खेत बचा रहे, हमको उपज कुछ नहीं मिल रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों को। ये एक जबरदस्त मुद्दा हो सकता था भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, लेकिन तकदीर थी कि चौथे राउंड के बाद अकल आ गई प्रधानमंत्री को, उन्होंने इसको सुधारने की कोशिश की। बिल्कुल, और अपने मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि आवारा पशु बड़ी समस्या है और जब हम 10 मार्च के बाद सरकार बनाएंगे तो इस पर भी हम काम करेंगे, वर्क करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है, क्योंकि उनको भी लगता है कि आवारा पशु बड़ी समस्या है और जो चौथे फेज के बाद 5वां, 6वां, 7वां यहाँ पर और ज्यादा समस्याएं हैं। जी नहीं, मैं इसलिए ये कह रहा था जो समग्रता की दृष्टि से रिपोर्टिंग का है, आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप खुद जानते हैं, आपके दर्शक पसंद करेंगे अगर आप एक तरफा हो जाए, किसी बात को दबा दे, पेश न करें, ये गलत है। तो हम रिपोर्टर का तो धर्म है कि हमें तो उपेक्षा नहीं करनी है। खासकर अब ओवैसी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अरे भाई, वो सांसद है, उसका भाई एमएलए है, उसकी पार्टी के 7-8 एमएलए हैं वहाँ हैदराबाद में, वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा चुका है पिछले म्यूनिसिपल इलेक्शन पे हैदराबाद में। वहाँ गया, ठीक है, बिहार में 7 एमएलए पाया उसे, बंगाल में 0 हो गया, अब यहाँ वो 10-12 एमएलए ले गया। तो इसके पर विश्लेषण होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए कि क्या ताकत है, 0 है या +1 है। और यही बात जो भारतीय जनता पार्टी का जो एंटी इनकमेंसी है, मैं आपसे कहा था शरद भाई, एंटी इनकमेंसी होती है तो वोट का प्रतिशत ज्यादा होता है। आप देख लीजिए वोट प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं विपक्षियों ने हंगामा किया, सरकार का अभियान चलाया। और एक बात ये मैं जरूर आपके ध्यान से, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा श्रोताओं से, जनता हमेशा संघर्ष को पसंद करती है
5 साल तक कौन जेल किया, किसने संघर्ष किया? लोहिया ने सिखाया था कि फावड़ा और जेल दो बुनियादी बातें संघर्ष की। अखिलेश यादव जेल गए, आंदोलन किया, जो सड़क पे उतरे, ये बातें समाजवादियों की लॉयल्टी को प्रतिबिंबित करता है कि संघर्ष हमारा नारा है। इसे संघर्ष किया, आप चले आए वोट के समय, चुनाव के समय, ये तो अवसरवादी प्रवृत्ति है। लोहिया कहते थे 5 साल प्रतीक्षा नहीं करता जिंदा कौम है, तो कहाँ लागू किया उन्होंने? और जेल बड़ी चीज थी, मुझे तो शिकायत है, मैं मुलायम सिंह की शिकायत भी करूंगा मिलेंगी तो। ये गलत बात थी, समाजवादियों का सिद्धांत खत्म कर दिया गया इस पार्टी ने बिना किसी संघर्ष के। इसका भी असर पड़ेगा, जनता याद रखती है कोरोना में किसने मदद की हो गया। इसको लेकर भी सवाल उठते हैं, कोरोना काल में आप नजर नहीं आए, उसके बाद अब जब इलेक्शन शुरू हुए तो आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तमाम चर्चाएं इस पर भी हो चुकी। गौरव महेश्वरी मेरे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में, आएंगे सर आपके पास। गौरव जी, अब जो छठा और 7वां फेज है, यहाँ पर जातियां काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और इलेक्शन से पहले जो तमाम सारे जो नेता थे, चाहे उस भाजपा के ओम प्रकाश राजभर हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, दारा सिंह चौहान हो, तमाम नेता जो पहले बीजेपी के साथ थे वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। क्या लगता है इनकी भूमिका कितनी अहम है और कितना नुकसान पहुंच सकता है बीजेपी को? देखिए, ऐसा है, मैं कई बार आपके चैनल पे ये बात दोहरा चुका हूं और फिर से आज वही बात रखता हूं कि 2014 में जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, एक नए स्तर की राजनीति चालू होती है, और वहां से ये कोशिश की गई कि चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे और निष्पक्ष तरीके से पहुंचे, किसी धर्म और किसी के जाति के आधार पे योजनाएं ना पहुंचे। और 2014 के बाद आप देखिए, 2017 में जब भाजपा की सरकार आती है, योगी जी आकर मुख्यमंत्री जी की कमान संभालते हैं, उसके जो तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश की सरकार चलाती है और केंद्र सरकार मिलकर चलाती है, उसका लाभ डायरेक्ट जनता तक पहुंचाने का काम किया गया। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं, आज पीएम आवास योजना के तहत अगर किसी को मकान दिया गया तो उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अगर 15 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया जाता है महीने में 2 बार, तो उसमें सारे धर्म के, सारे जाति के लोग हैं। तो 2019 में वही जो विपक्ष था, कहता था कि फलानी जाति को नुकसान हो गया है, फलानी जाति के लोग भाजपा से नाराज हैं, और देश में हिंदू मुसलमान के नाम की राजनीति करके भाजपा ने माहौल खराब कर दिया। जैसे जैसे ये लोग सेंटेंस यूज करते थे, जैसे जैसे शब्द बोलते थे, 2019 में जनता ने सारी जाति धर्म को साइड रख के विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब जो ये छोटे दल हैं, ये जाति के नाम पर जो समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है कि जितना भड़का ले इनको भड़काना है, ये अपनी राजनीति साधने का काम कर रहे हैं। जनता तो होशियार हो चुकी है, उसको दिख रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई योजना भेज रहे हैं तो उसका लाभ हमारे तक पहुंच रहा है। तो ये जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है, और आप ये निश्चित मान के चलिए कि 2022 का ये जो चुनाव है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा, और जब ये चुनाव जीत कर भाजपा आएगी, जाति और धर्म की बात आने समय में उत्तर प्रदेश और भारत की जनता भूल चुकी होगी। लेकिन जब आप ही के नेता 80 बनाम 20 की बात करते हैं, उसको कैसे समझें? हाँ, बता रहा हूं मैं आपको, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। 80 बनाम 20 की वो बात होती है कि जब आप किसी धर्म को साथ कर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, तो वो 20% लोग या 20% जो इनकी पार्टी का कार्डर, उसमें इनका कार्डर भी आता है, ये लोग खुद आते हैं, जो आज भी धर्म की और जाति की राजनीति कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। 80% जनता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश में सारी योजनाएं उनको मिल रही है, वो जनता, और 20% ये लोग वो लोग हैं जो आज की डेट में मिल रही है। अभी आप कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मैं समझता हूं आने वाले समय में कहां से आ जाएगा? आप तो योजनाएं तो सबके लिए चला रहे हैं ना। आने वाले समय में जो 20% लोगों को ये भड़का कर जो काम कर रहे हैं जाति के और धर्म के नाम पर, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिन साथ में होंगे, आप देखिएगा। एमडी सिंह जी, जवाब दीजिए। सैलन जी, 80-20 की बात जो 80-20 के बाद माननीय योगी जी ने कही, उनका एक तरीके इशारा था कि 80% तो समाजवादी पार्टी को दे ही रहा है और 20% में बंटवारा है। 20% में जो है भी समाजवादी पार्टी है, वो एक उसका मतलब ये है, क्योंकि इन्होंने कुछ किया तो नहीं। कोई इनके ड्यूरिंग योगी सरकार, आप समझिए कि कोई गवर्नेंस नहीं थी, एक बैड गवर्नेंस रही, क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए कोई ऐसा योजना नहीं लेके आए जिससे लोगों को के चेहरे पर खुशियां हो जाएं, कि लोगों को नौकरियां मिले, सस्ती चीजें हो जाएं। इन्होंने सब चीजें एक तरफ प्राइवेटाइज, मोदी जी खुद ही प्राइवेट, तमाम एमएसएमई बंद हो गए, प्राइवेटाइज कर दिया, उससे तमाम लोगों की नौकरियां खत्म हो गई।
इस 5 साल में 21 करोड़ से 23 करोड़ आबादी बढ़ी है यूपी की, 2 करोड़ आबादी बढ़ गई। और जो आंकड़े 16 लाख जो लोग जॉब में थे, जो मतलब तनख्वाह पाते थे, वेतन भोगी 16 लाख लोगों की छटनी की गई है। इन्होंने 70 लाख की बात कही थी, उस पर इनको वोट दिया गया था। सबका साथ सबका विकास, उस पर वोट दिया गया था। भ्रष्टाचार विहीन सरकार देंगे, क्लीन गवर्नमेंट देंगे, उस पर इनको वोट दिया। गुमराह करके वोट लोक लुभाव ने जो वादे किए थे संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी में, और उसका क्या हुआ? उसके कुछ नहीं किया। तो एकदम वो जुमला ही रहा है। लोग जुमले में खाली बस बड़ी बड़ी हेडलाइंस, अमृतकाल और ये स्वर्णिम 56 इंच लाल आंखें, ये सब करके कालाधन भी कहा। माननीय मोदी जी ने कालाधन लाएंगे तो 15-15 लाख तो ऐसे ही लोगों को मिल जाएंगे। तो कालाधन कहाँ आया? तो ये खाली हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं, बड़े बड़े हेडलाइन देते हैं। और देखिए कॉर्पोरेट टैक्स को इन्होंने कम किया, और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ इन्होंने योजना नहीं की टैक्स में, और कह रहे हैं हमने बढ़ाया। चलो हमने कम नहीं किया तो बढ़ाया भी तो नहीं। ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं अरे भाई महंगाई बढ़ गई, पैसे की वैल्यू, ऐसे रुपए की वैल्यू कम हो गई। अगर उसकी इंटरनल वैल्यू कम हो गई और महंगाई बढ़ गई तो ऑटोमेटिक उस पर बोझ बढ़ गया। तो ये सरकार टोटली फ्लॉप है योगी जी की। इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, और ये जज पब्लिक तो इनको जज कर रही है, जनता जज कर रही है। ये अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी, अरे भाई सरकार आपकी चल रही थी, योगी जी की चल रही थी, तो पब्लिक तो उसको वॉच कर रही है ना, उसको तो जज कर रही है ना। तो पब्लिक तो इनसे बहुत आक्रोशित है, और एक वेव है इनके अगेंस्ट। और जो सुनामी में बदल चुकी है पूर्वांचल में आते आते, एक लहर इधर से चली, मैसेज उधर पहुंच गया है कि पश्चिम में जाटों ने और तमाम लोगों ने जिनको गालियां दी गई तरह तरह की, फिर बाद में उन्हीं से माफी मांग ली गई। भाई ये तो अजीब बात है। अरे भाई आपके माफी मांग लेने से जो शहीद हो गए किसान, उनकी जान वापस तो नहीं आ जाएगी? तो ये टोटली फेल गवर्नमेंट है। दे आर नॉट डूइंग नथिंग फॉर द कॉमन पीपल। तो सरकार इनकी जा रही है, समझिए सुपड़ा साफ है भारतीय जनता पार्टी। अजय कुमार जी आपके पास आएंगे। जैसा कि एमपी सिंह जी कह रहे हैं सुपड़ा साफ है, कल का जो फेस है, छठा फेस, काफी ज्यादा अहम होने वाला है। चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल, ये दोनों मंडल अगर मिला दें तो कुल 7 जिले हैं और 10 जिलों में वोटिंग है। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ कितना प्रभाव डाल सकते हैं इन दोनों मंडलों में? हाँ नहीं शैलेंद्र जी, ये दोनों मंडल योगी जी के प्रभाव के मंडल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी 57 में। अब 46 में 46 आ जाए बहुत बड़ी बात है। और लेकिन प्रभाव तो है योगी जी का, इसमें कतई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि ये जो निजीकरण हो रहा है, या जो कर्मचारी है, आपका राज्य कर्मचारी जो नाराज है, चलिए किसानों की नाराजगी तो माफी करके दूर हो गई, लेकिन ये जो कर्मचारी है, और मैंने देखा है कि इमरजेंसी के दौरान इसी कर्मचारी ने ही बहुत बड़ा बदलाव किया था। और निजीकरण, अभी मैं कुछ दिन पूर्व अमौसी एयरपोर्ट पे गया, बड़ा सा बोर्ड लगा है अडानी एयरपोर्ट आपका स्वागत करता। मैं दंग रह गया कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट कैसे हो गया। आप देखिए, कभी जाने का सौभाग्य मिले या जाने, लोगों ने बड़ा सा बोर्ड लगा है अडानी एयरपोर्ट आपका स्वागत करता। खैर वो एक अलग की चीजें हैं, लेकिन इन 46 जो सीटें हैं ये पुनः वापस आ जाएं, और वो तभी संभव है जब अधिक से अधिक वोटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी ये तो बीजेपी की कार्यकर्ता नेता भी समझते हैं कि जो करिश्मा 2017 में था वैसा करिश्मा तो अब नहीं लग रहा है। दबी जुबान में वो भी ये कहते हैं, स्वीकारते हैं। निश्चित रूप से वो कहते हैं। मैं अभी गोरखपुर ही गया था, अभी उसके पहले बनारस में रहा। दबी जुबान से भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करते हैं कि भाई लड़ाई है, इस बार लड़ाई है। और जब कोई कार्यकर्ता कहे लड़ाई है, और अगर पहले वो कहता था अरे नहीं हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता, आज वो कहता कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये आशंका है कि लड़ाई है और कांटे की लड़ाई है, ये भी बात कही जाती है। तो अब क्या वर्तमान 46 सीटों में 46 बची रह सकती हैं, 57 में से कितनी आती हैं, तो कल मतदान के बाद 10 तारीख को मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं संघर्ष है इस बार, और 2017 जैसा
ये एक साइडेड सब था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं है। बिल्कुल, जैसा 2017 में था वैसा इस बार बिल्कुल नहीं लगता है। के विक्रम राव जी, आप कैसे देखते हैं छठे फेज की लड़ाई को? 50-50 है या फिर बीजेपी का पलड़ा भारी, चूंकि गोरखपुर और बस्ती मंडल है, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर माहौल बनाए हुए हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, कितना असर डाल सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत तौर पर इन सीटों पर? शैलेंद्र भाई, ये फैजाबाद के पूरब में जो इलाके हैं, ये सन 52 से पहले विधानसभा ये सोशलिस्टों का गढ़ है। खासकर लोहिया के अनुयायी बहुत रहे वहाँ, और आज भी देख लीजिए आप आजमगढ़ वगैरह ये सब इलाके हैं जो सोशलिस्टों के रहे। लेकिन इस बीच परिवर्तन काफी हुआ है, इसलिए समाजवाद की परिभाषा बदल गई है। समाजवाद पहले परिवारवाद नहीं हुआ करता था, इसका भी बड़ा बुरा असर पड़ा है। वो लोग जो आंदोलन से जुड़े रहे, संघर्ष में रहे, जब वो देखते हैं जब मलाई आती है तो बढ़ ज्यादा कुछ ही लोग में एक दुख होता है, क्लेश होता है, व्यथा होती है, और देखने वालों को ही, केवल सक्रिय लोगों को नहीं। यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, खासकर अयोध्या के बारे में। अभी जो 80-20 का बात थी, अभी भी धर्म यूपी में कमजोर नहीं हुआ है। मथुरा और प्रयागराज और देख लीजिए आप अयोध्या, ये बनारस, इसका भी असर है। एक महत्वपूर्ण लेकिन छोटी बात बताऊं, मैं खुद देख रहा था, अखिलेश यादव फैजाबाद गए, अयोध्या गए, गदा लेके लहराते हुए हनुमानगढ़ी गए, रामलला के दर्शन करने नहीं गए। रामलला के दर्शन करने नहीं गए, क्यों? अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है भाई, जमीन का मुद्दा खत्म हो गया है, अब कोई विवाद नहीं रहा, मस्जिद को अलग जमीन मिल गई है, चले जाते। कृष्ण आते हैं सपने में, लेकिन दर्शन करने नहीं जाएंगे रामलला के, तो लोग भूल जाएंगे। जो भी लोग देखेंगे, थोड़ी बहुत जिनको आस्था है, वो कहेंगे इतनी घृणा। लेकिन के विक्रम राव जी, इसके पहले अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने भी कोई नहीं गया, ना मुलायम सिंह यादव ना उनके परिवार से, जहां तक हमने देखा है 90 के बाद जो स्थिति वहां बनी हुई है। नहीं, स्थिति दूसरी है। हनुमानगढ़ी और रामलला एक विवादग्रस्त था, अब विवाद खत्म हो गया। हनुमानगढ़ी तो कोई भी जा सकता है, वो लोग जाते हैं, उतना महत्व नहीं है जितना उस स्थान का, जिसको मुलायम सिंह के बच्चा ने गोली चलाई, और जिसको आज जा सकते थे, सौहार्द ले सकते थे कि देखो बात हो गई, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब हमारे मन में कोई मनमुटाव नहीं है, न जाना। लेकिन विक्रम राव जी, भीड़ जो देखी हमने जब वो अयोध्या पहुंचे, तो जनसैलाब तो बहुत था, रोड शो में बहुत लोग पहुंचे हुए थे, उसको क्या समझें? अब मैंने देखा था जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को देखने लोग आते थे, सुनने आते थे, कोई जरूरी नहीं कि वोट दें। लेकिन अखिलेश यादव की अगर तुलना हम इंदिरा गांधी से करें या बाकी बड़े नेताओं से करें, तो इतने अच्छे वक्ता, उतना पॉपुलर नहीं है। उनको जो सुनने आते हैं समाजवादी पार्टी के लोग ही आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, फिर जो नाराज हैं बीजेपी से वो आएंगे। इसमें एमडी सिंह जी आपके पास आएंगे, जैसा कि अभी के विक्रम राव जी ने एक बात कही कि अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी गए, रामलला के दर्शन नहीं किए, इसको क्या समझे? शैलेंद्र सर, ये हिंदू, सबसे बड़े हिंदू हम लोग भी हैं। ये चुनाव हो रहा है जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर, और ये चीज ध्यान रखिए, इस चुनाव इस जो छठे चरण 7वें चरण में इस बात को ध्यान रखिए कि जो निर्दोष बेरोजगार, जो 69,000 भर्ती के लिए, अपने हकों के लिए जो वहां निर्दोष प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, उनको लठियाकर बर्बर लाठीचार्ज किया योगी सरकार ने उनके ऊपर, वो तो उस पर एक शेर मैं कहूंगा कि खुद उसका जुल्म उसको सजा देगा, खुद उसका जुल्म उसको सजा देगा, कि खामोशी से बड़ा इंतकाम कोई नहीं। तो ये जो जुल्म जगती हुई है ओबीसी के साथ, एससी के साथ, जो आज का एक टॉपिक का पॉइंट है, जो आपने लिखा हुआ है कि जातियों का दांव जो का रोल, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है।
वो चाहे राशन, चाहे कोई उस पर काम नहीं कर रहा है, चाहे 5,000 वो बांट रहे हैं, कोई नहीं काम कर रहा, कोई मुद्दा काम नहीं कर रहा है। ये जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ था और हाशिए पर ढकेलने काम किया गया और तमाम मध्यम वर्ग में हर जात के लोगों को कुचलने का काम किया गया, उनसे निचोड़ने का काम किया गया, महंगाई बढ़ाकर और तमाम तरीकों से। जो आप देखिए मिसमैनेजमेंट हुआ, जबकि साल भर पहले ही एक्सपर्ट्स ने बता दिया था कि सेकेंड वेव आने वाली है, लेकिन इस सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए और उसका नतीजा यह हुआ कि तमाम लोगों को जान धोना पड़ा और जान की चली गई। समय का अभाव है। लास्ट कमेंट गौरव महेश्वरी आपसे ले लेते हैं, चूंकि तमाम सारे आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं एमडी सिंह जी। देखिए, अजय जी और विक्रम राव जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जितना हमने अपनी जिंदगी में राजनीति की होगी उससे दुगना समय इन लोगों ने पत्रकारिता में दिए। लेकिन एक बात जी जो अभी विक्रम राव जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी रामलला के मंदिर नहीं जाते हैं, वो इसलिए नहीं जाते हैं कि एक खास धर्म के लोग नाराज ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने उस टाइम गोलियां चलवाई थी। अब जाएंगे तो मंदिर में और वहां पे माथा टेकेंगे तो वही धर्म के लोग नाराज हो जाएंगे। तो वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है। दूसरी बात, मेरे मित्र बैठे हैं सभा के प्रवक्ता, बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। अरे एक एक्सप्रेसवे बनाकर आप लोग ढोल पीटते रहे। उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे हो गए। आपके टाइम 2 एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश में 10 से ऊपर एयरपोर्ट हो गए। सपा का ही विजन है, सपा का ही विजन है, सपा ही सोच सकती थी, इन्होंने नया कुछ सोचा ही नहीं। 20-20 शुगर मिल आप चला नहीं पाते, वो 20-20 शुगर मिल उत्तर प्रदेश में चला के दिखाई है। आपके टाइम 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं हो जाते, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहाँ डॉक्टर्स चाहिए। खाली बिल्डिंग बना देने से मेडिकल कॉलेज नहीं हो जाते। आजमगढ़, मुजफ्फरनगर जहां दंगे कराते आज जो है जितने हॉस्पिटल्स हैं खुद बीमार हैं। ये बदलाव उत्तर प्रदेश के सारे हॉस्पिटल खुद बीमार हैं। समय का अभाव है, आप दोनों को ही रोकेंगे, समय का अभाव है। अब जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर कल जनता वोट करेगी, चूंकि कल वोटिंग होनी 6ठे फेज में, उसके बाद 7वां और आखिरी फेज है। कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, क्या लाभार्थी जो हैं वो जो उनको योजनाओं का लाभ पहुंचा है उस पर वोट करेंगे, या फिर जो जातियां हैं वो अपना रोल अदा करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे 6ठे फेज को लेकर कल वोटिंग होनी, 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग है। यहाँ पर जातियां और जो छोटे दल हैं, जो गठबंधन हैं, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन। इस कार्यक्रम